पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हो यूहाओ सोल पावर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अब आगे देखेंगे। ट्विन मार्शल सोल्स वाले सोल मास्टर्स हमेशा अलग माने जाते थे। जिनके पास सिर्फ एक मार्शल सोल होता था, उन्हें अपनी पूरी सोल पावर उसी पर इस्तेमाल करनी पड़ती थी। लेकिन ट्विन मार्शल सोल्स वाले जब चाहें तो अपनी सोल पावर को अलग-अलग मार्शल सोल्स में बाँट सकते थे और ज़रूरत पड़ने पर उसे तेज़ी से एक मार्शल सोल से दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते थे। यही वजह थी कि ऐसे लोग लड़ाई में और भी खतरनाक होते थे। हुआयुहाओ की स्पिरिचुअल पावर अब इतनी नी मजबूत हो चुकी थी कि कुछ परिस्थितियों में वह दोनों मार्शल सोल्स को एक साथ एक्टिवेट कर सकता था। यह उसके लिए बिल्कुल नया था, लेकिन पूरी तरह नियंत्रित करना अभी भी मुश्किल था। वह इसे लगातार नहीं कर पाता, बस 1-2 बार कर पाता, फिर किसी एक मार्शल सोल को चुनना पड़ता। फिर भी ये नया तरीका उसकी लड़ाई की क्षमता को बहुत बढ़ा सकता था। लेकिन इतनी ताकत भी ये शिशुई जैसे अल्टीमेट डोलुओ के सामने किसी काम की नहीं थी। उसके सामने होयुहाओ को ये तकनीक इस्तेमाल करने का मौका तक नहीं मिला। अब वह अपने टेंट में बैठा था। उसने मिस्टीरियस हेवन टेक्नीक की सोल पावर को अपनी हथेली में इकट्ठा किया। पिछली बार जब उसने ये प्रयोग किया था तो उसका शरीर लगभग फट गया था। इसलिए इस बार वह आधी सोल पावर ही बाहर निकाल रहा था। धीरे-धीरे उसकी हथेली में दूध या सफ़ेद रोशनी का व्हर्लपूल बनने लगा। ऐसा लग रहा था मानो तरल जैसी कोई चीज़ घूम रही हो। युहाव ने बहुत सावधानी से उसे कंप्रेस करना शुरू किया। वह बार-बार सोच रहा था कि पिछली बार जैसे गलती न हो, जब कुछ हिस्सा लिक्विड ही रह गया था और कुछ ठोस हो गया था। इस बार सब कुछ संतुलित होना चाहिए। जैसे-जैसे व्हर्लपूल कंप्रेस होता गया, उसका आकार छोटा होता गया। थोड़ी ही देर में वह अपनी मूल साइज़ का आधा रह गया। अब उसका घनत्व ज़्यादा हो गया था और उसे घुमाना कठिन लग रहा था। युहाव ने और स्पिरिचुअल पावर लगाई ताकि घूमते हुए उसे और कंप्रेस कर सके। धीरे-धीरे वह दूधिया व्हर्लपूल सॉलिडिफाई होने लगा। अब वह एक फनल जैसी शेप लेने लगा, छोटा, ठोस और बहुत तेजी से घूमता हुआ। युहाव हैरान रह गया, क्या यह सच में संभव है? क्या वह सोल पावर को इस तरह ठोस रूप में बदल सकता है और बाहर स्टोर कर सकता है? अगर हाँ, तो क्या होगा अगर इसे मिल्क बॉटल्स में डाल दिया जाए? शायद नई तरह की हाई क्लास मिल्क बॉटल्स बनाई जा सकती हैं। युहाव की आंखों में चमक आ गई। उसने फनल को और बारीकी से देखा और उसमें एक छोटी-सी सोल पावर की लहर छोड़ी। उसी पल फनल ने उसे खींच लिया। एक ज़बरदस्त ग्रेविटेशनल फ़ोर्स उसमें से निकली और उसने न सिर्फ युहाओ की सोल पावर निगली, बल्कि आसपास की ओरिजिन एनर्जी ऑफ हेवन एंड अर्थ को भी सोखना शुरू कर दिया। युहाओ और ज़्यादा उत्साहित हो गया। फनल अब अपने आप तेज़ी से घूमने लगा था, उसे नियंत्रित करने के लिए स्पिरिचुअल पावर की ज़रूरत नहीं रही। ये खुद को मजबूत कर रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने बीस्ट गॉड डिटियन के शरीर में देखा था। जहाँ ब्लैक होल्स जैसी एनर्जी घूमती रहती थी। धीरे-धीरे फनल बड़ा होता गया। उसने 2 बार सोल पावर अब्ज़ॉर्ब की तो उसका मास बढ़कर एक पीली सेम जितना हो गया। रोटेशन स्पीड इतनी तेज़ हो गई कि युहा मुश्किल से देख पा रहा था। अब उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फ़ील्ड भी बनने लगी थी, जो स्पेस को प्रभावित कर रही थी। युहा ने सोचा अगर इसे और तेज़ घुमाया जाए और अगर ये और मज़बूत हो जाए, तो ये बिल्कुल बीस्ट गॉड की पावर जैसा हो सकता है। लेकिन एक समस्या थी, इसे अपने शरीर में वापस कैसे स्टोर करे? अगर स्टोर नहीं हुआ, तो ये किसी भी वक़्त फट सकता था। वह और एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता था, क्योंकि वह आर्मी कैंप के अंदर था। एंड फ़नल वैसे ही बारूद से भरे गोदाम जैसा लग रहा था, जो किसी भी वक़्त फट सकता था। इसलिए युहाव ने उसे रोकने का फ़ैसला किया। उसने पहले स्पिरिचुअल बैरियर बनाकर फ़नल को बाहरी एनर्जी अब्ज़ॉर्ब करने से रोका, फिर धीरे-धीरे उसकी स्पीड कम की। ये आसान नहीं था। जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, फ़नल अस्थिर हो गया, मानो तुरंत फट जाएगा। युहाव ने दबाव कम किया और फिर धीरे-धीरे उसकी रोटेशन स्पीड घटाई। 15 मिनट बाद फ़नल पूरी तरह रुक गया। अब वह उसके हाथ में एक ठोस शंकु जैसा था। लेकिन घूमना बंद होते ही कंप्रेस्ड सोल पावर धीरे-धीरे डिसिपेट होने लगी और युहाव ने उसे वापस अपने शरीर में खींच लिया। ये पूरा प्रोसेस लगभग 2 घंटे चला। युहाव ने ट्रिक पूरी तरह नहीं समझी, लेकिन उसने तय कर लिया कि ये खोज उसे आगे और चमत्कार दिखा सकती है। वह टेंट से बाहर निकला और टांगवुतोंग के टेंट की ओर देखा। उसकी नसों में अब भी हल्का दर्द था, लेकिन वह मौका गंवाना नहीं चाहता था। उसने इमिटेशन का इस्तेमाल करके खुद को छिपाया और कैंप से बाहर निकल गया। स्टारलू एम्पायर के कैंप में ज़्यादा सर्वेलेंस टूल्स नहीं थे। अपनी चालाकी से यूँ जल्दी ही कैंप से निकल गया और 10 किलोमीटर दूर जाकर रुका। उसने एक छोटी पहाड़ी के पीछे जगह चुनी और एक्सपेरिमेंट दोबारा शुरू किया। इस बार उसने आधा सोल पावर छोड़ी और उसे कंप्रेस किया। कुछ ही देर में फनल ठोस होकर हवा में तैरने लगा। अब वह मुट्ठी के बराबर हो गया था। उसके चारों ओर सफ़ेद बिजली जैसी धारें चमक रही थीं और स्पेस विकृत होने लगी थी।
लेकिन अब फनल की शक्ति इतनी बढ़ चुकी कि उसने युहाओ को खींचना शुरू कर दिया। भले ही युहाओ सोल पावर छोड़ना बंद कर दे, उसकी अपनी शक्ति फनल की तरफ बहने लगी। फनल जैसे उसका पीछा कर रहा था। ये देखकर युहाओ घबरा गया। उसने तुरंत इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया और 100 मीटर दूर चला गया। फनल कुछ देर कांपा, जैसे उसने अपना लक्ष्य खो दिया हो, और फिर वहीं रुक गया। युहाव ने राहत की सांस ली और 200 मीटर की दूरी बनाकर स्पिरिचुअल डिटेक्शन से फनल को ध्यान से देखने लगा। वो युहाव एक बार फिर अपने प्रयोग में जुटा था। उसने अपनी सोल पावर को फनल के रूप में घुमाना शुरू किया। जैसे जैसे वह घूमता गया, फनल का आकार भी बढ़ने लगा। जितना बड़ा होता गया, देख उतनी ही ज्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति उत्पन्न होने लगी। इतना कि उसके आसपास के छोटे पत्थर और रेत के कण तक खींचकर उसकी ओर आने लगे। मगर उसकी सोल पावर इतनी प्रबल थी कि वो चीज़ें पास पहुंचते ही चूर-चूर हो जाती, धीरे-धीरे चारों ओर की जगह भी विकृत होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास की स्पेस ही मुड़ रही हो। लेकिन फनल अब स्थिर नहीं रह रहा था। उसकी घूमने की गति अनियमित हो गई और वह हल्का खाने लगा। युहाओ को तुरंत ही बुरा एहसास हुआ। आई एम लूजिंग कंट्रोल। उसने झटपट पास के एक छोटे से टीले के पीछे छलांग लगाई। अगले ही पल बूम 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 जबरदस्त धमाके हुए। एक प्रचंड हवा की लहर ऊपर से गुजरी। आवाजें इतनी तेज थी कि कान फटने लगे। सोल पावर की तरंगें चारों ओर फैल गईं। लेकिन कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। युहाव ने झांक कर देखा। जहां फनल था, वहां अब एक विशाल गड्ढा था। 30 मीटर चौड़ा और 10 मीटर से भी गहरा। ऐसा लग रहा था जैसे वहां तूफान आया हो। चारों तरफ जमीन पर धारदार चीरे जैसे निशान थे। वह दंग रह गया। मैं पूरी ताकत लगाकर भी इससे अच्छा नहीं कर सकता था, और मैंने तो अपनी सोल पावर का 10वां हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं किया। उसने तुरंत समझ लिया कि फनल की असली ताकत उसकी हाई स्पीड रोटेशन और कंप्रेशन से आई थी। लेकिन जैसे ही उस पर से उसका नियंत्रण हटा, फनल पूरी तरह अस्थिर हो गया। उसने अनुभव किया कि फनल के आसपास वास्तव में थे स्थानिक तरंगें और विकृतियां पैदा हो रही थी। ये कुछ हद तक बीस्ट गॉड के ब्लैक होल्स जैसी लग रही थी, मगर असली फर्क था शक्ति का स्तर। युहाव के पास उतना सोल पावर नहीं था। बीस्ट गॉड के शरीर में असीमित मात्रा में संचित सोल पावर था, इसलिए उसकी ताकत इतनी भयानक थी। युहाव ने मान लिया कि अभी उसके पास ऐसी शक्ति पर नियंत्रण रखने की क्षमता नहीं है, लेकिन यह अनुभव उसके लिए बहुमूल्य था। उसने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत समझा कि सोल पावर को जबरदस्त दबाव में संपीड़ित करने पर उसमें बहुत ही शक्तिशाली खिंचाव और शक्ति पैदा होती है। उसने निश्चय किया कि फिलहाल और प्रयोग करना खतरनाक है। अगर फनल और ज्यादा ताकतवर हो जाता, तो शायद इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन से भी वह उसकी पकड़ से नहीं बच पाता। उस हालत में सिर्फ एक रास्ता बचता, उसे समय से पहले फनल को विस्फोटित करना पड़ता। वरना या तो उसकी सोल पावर पूरी तरह चूस ली जाती, या फिर फनल सब कुछ निगलकर एक भयानक विस्फोट करता। युहाव ने तय किया कि बाकी प्रयोग वह श्रेक एकेडमी लौटकर करेगा, जहां माहौल सुरक्षित होगा। शिविर लौटा और चुपचाप अपने तंबू में घुसा। लेकिन पर्दा उठाते ही चौंक गया। अंदर तंगुतोंग खड़ी थी। वह गुस्से में बोली, कहाँ गए थे तुम? युहाव हकबकाकर बोला, आई वेंट टू द टॉयलेट। तंगुतोंग भड़क गई। क्या तुम्हें टॉयलेट में पूरा 1 घंटा लगता है? युहाव मजबूरी में बोला, मुझे कॉन्स्टिपेशन था। तंगुतोंग गुस्से में बाहर जाने लगी। युहाव ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ नहीं था? वह रुकी और बोली, मुझे डर था कि तुम्हें कुछ हो न जाए, इसलिए मिलने आई, लेकिन तुम तो थे ही नहीं। सच बताओ, कहाँ गए थे? युहाव का दिल नरम पड़ गया। उसे डोंगर का चेहरा याद आया। उसने सच बता दिया, मैं सोल पावर को नियंत्रित करने का प्रयोग करने बाहर गया था। शिविर के अंदर करना सही नहीं लगा। तंगुतोंग स्तब्ध रह गई। उसने कहा, तुम्हारा शरीर पहले से ही कमजोर है, फिर भी तुम ऐसे प्रयोग करते हो। अगर कुछ हो जाता तो क्या तुम 2 दिन और इंतजार नहीं कर सकते थे? युहाव ने तुरंत गलती मान ली। ठीक है, मुझसे गलती हुई। तंगुतोंग ने गुस्से से कहा, जल्दी सो जाओ, गुड नाइट, और वह चली गई। युहाव चुपचाप बैठा रहा। उसके मन में यही आया कि तंगुतोंग का रवैया पहले से थोड़ा नर्म हो गया है, लेकिन अफसोस वो डोंगर नहीं है। युद्ध की स्थिति 2 दिन बाद युहाव का शरीर लगभग ठीक हो गया। इसी दौरान अच्छी खबर मिली, व्हाइट टाइगर ड्यूक की रणनीति सफल रही। सन मून एम्पायर के अंदरूनी इलाके खाली पाए गए और श्रेक तथा स्टारलुओ एम्पायर की सोल मास्टर टीमें अंदर घुसकर लगातार हमला कर रही थीं। उन्होंने कई शहरों पर कब्जा कर लिया। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने सख्ती से आदेश दिया था कि आम नागरिकों को नुकसान न पहुंचाया जाए।
उनकी सेना सिर्फ संसाधन लेकर लौट आती थी। शहरों को जीतना उनका लक्ष्य नहीं था। लक्ष्य था सन मून एम्पायर को कमज़ोर करना और अपने खर्च पूरे करना। क्योंकि सभी योद्धा सोल मास्टर्स थे और उनके पास स्टोरेज सोल टूल्स थे, इसलिए इतनी लूट उनके लिए मुश्किल नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि सन मून एम्पायर की पूर्वी सीमा में हाहाकार मच गया। इस बीच व्हाइट टाइगर ड्यूक ने कई बार यूहाओ की सेहत के बारे में पूछा। जब उसे यकीन हो गया कि यूहाओ ठीक है, तो उसने उसे आधिकारिक तौर पर सराहा और मार्कीस की उपाधि दी। जब यूहाओ पूरी तरह स्वस्थ हो गया, तो उसने और उसके साथियों ने व्हाइट टाइगर ड्यूक को विदाई दी। आठों साथी शिविर छोड़कर श्रेक एकेडमी की ओर उड़ चले। रास्ते भर यूहाओ चुपचाप था। उसके साथी चिंतित हो गए। वह चाहे खा रहा हो, चल रहा हो या उड़ रहा हो, हमेशा विचारों में खोया लगता। जब भी पूछा जाता, वह बस यही कहता कि वह कुछ सोच रहा है। असल में वह सच बोल रहा था। वह बार-बार उसी फ़नल के बारे में सोच रहा था। ह्यूहाउ ने अपने प्रयोग से एक बड़ा निष्कर्ष निकाला। भले ही वह ब्लैक होल नहीं बना पाया, लेकिन उसने पाया कि जब सोल पावर को ठोस जैसी अवस्था तक संपीड़ित किया जाता है, तो उसमें बहुत प्रबल ग्रेविटेशनल फ़ोर्स पैदा होती है और वह बाहरी सोल पावर को भी खींच सकती है। ये उसके कल्टीवेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वह पहले से सोल सेज था और उसकी सोल पावर तरल रूप में थी। एल्डर मू ने उसे पहले ही बताया था कि सोल मास्टर्स अपनी सोल पावर को धीरे-धीरे कंप्रेस करते हैं। जब वे 8वें रिंग वाले सोल डोलुओं के स्तर पर तब उनकी सोल पावर तरल से ठोस जैसी अवस्था तक पहुंच जाती है और जब वे टाइटल्ड डोलुओ बनते हैं, तो उनकी सोल पावर लगभग पूरी तरह ठोस हो जाती है। यूहाओ को अब ये बात अपने प्रयोग से साफ समझ आ गई थी। उसने महसूस किया कि उसका अनुभव आने वाले समय में उसकी कल्टीवेशन को तेजी से आगे ले जाएगा। सॉलिड स्टेट सोल पावर की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि यह हवा में मौजूद हेवन एंड अर्थ की ओरिजिन एनर्जी को और ज़्यादा आसानी से खींच सकती थी। होयुहाओ ने इसे अपने पिछले एक्सपेरिमेंट में साफ महसूस किया था। भले ही सॉलिड स्टेट सोल पावर सोल मास्टर की अपनी शक्ति को ना सोखे, लेकिन यह अपने आप लगातार हवा से ओरिजिन एनर्जी खींचती रहती है। इसी वजह से उस स्किल की ताकत धीरे-धीरे और बढ़ जाती है। ये एक्सपेरिमेंट युहाओ के लिए किसी दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोलने जैसा था। उसने सोल मास्टर्स के बारे में कई अजीब और नई बातें देखीं। अब जब वह अकेडमी लौटेगा, तो सबसे पहला काम एल्डर श्वान से मिलना होगा, ताकि अपने सवालों का जवाब ले सके और अपनी उलझन साफ कर सके। तांग वूतोंग उसके बगल में उड़ रही थी। उसने देखा कि युहाओ कई दिनों से हमेशा खोया-खोया सा रहता है। सब लोग चिंतित थे, लेकिन कोई ज़्यादा पूछताछ नहीं कर पा रहा था। आखिरकार उसने कह ही दिया, "अरे, तुम ठीक तो हो ना? इतने दिनों से हमेशा ऐसे ही खोए रहते हो। कहीं इस बार की चोट से दिमाग पर असर तो नहीं पड़ा?" युहाओ गहरी सोच में था। उसकी बात सुनकर वह थोड़ा चौंका, माथा सिकोड़कर बोला, "मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस कुछ बातों पर सोच रहा हूँ।" वुतोंग ने आंखें घुमाई। "ऐसी क्या बातें हैं जिन पर तुम्हें कई दिनों तक सोचना पड़े? अगर कुछ गड़बड़ है, तो जल्दी से इलाज कर लो। खुद को इतना मत थकाओ।" युहाओ झुंझलाया, "कुछ गड़बड़ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ सवाल हैं जिन मुझे ध्यान से सोचना है, तो मेरी सोच में दखल मत दो।" ये कहकर वह आगे उड़ता रहा और फिर से सोच में डूब गया। वुतोंग ने गुस्से से उसे घूरा, "इस लड़के को मेरी अच्छी नीयत समझ ही नहीं आती। हम्फ।" दोपहर तक सब उड़ते रहे। सुसैनशी ने सुझाव दिया कि अब सब नीचे उतरकर आराम करें। वे लोग एक बड़ी नदी के किनारे उतरे। नदी लगभग 100 मीटर चौड़ी थी, पानी तेजी से बह रहा था और हल्का सा नीला-हरा रंग झलक रहा था। ननचुक्यू खुश होकर बोली, "हो युहाओ, मुझे ग्रिल्ड फिश खाना है। इतनी बड़ी नदी है, यहाँ ज़रूर मोटे ताजे मछलियाँ होंगी।" युहाओ थोड़ा चौंक गया। "आह! ग्रिल्ड फिश?" सुसंशी मुस्कुराया, "तुम्हारी ग्रिल्ड फिश दुनिया में सबसे अच्छी होती है। हमें फिर खिलाओ। वैसे भी एकेडमी लौटने के बाद सब व्यस्त हो जाएंगे। तुम भी थोड़ा दिमाग को आराम दो। सोच बदलना भी ज़रूरी है।" साथियों की उम्मीद भरी नज़रों को देखकर युहाओ मना नहीं कर सका। वह मछली पकड़ने चला गया। वुतोंग ने चुपके से लार निगली, क्योंकि उसे पिछली बार का ग्रिल्ड फिश का स्वाद अब भी याद था। सोल सेज के लिए मछली पकड़ना खेल जैसा। युहाओ ने आइस एक्सप्लोजन का इस्तेमाल किया, नदी के पानी को जमा दिया और फिर आइसी स्फीयर्स को फोड़ दिया। तेज शॉक वेव्स से ढेर सारी मछलियां बाहर आ गिरी, जिन्हें उसने कंट्रोलिंग क्रेन कैप्चरिंग ड्रैगन से खींचकर किनारे पर रख दिया। ये गाई और नानचुक्यू लकड़ी लेने चली गई। बाकी सबने आग और अन्य तैयारी शुरू कर दी। हरकतें बहुत तेज थीं।
उसका मन अब भी गहरी सोच में था, लेकिन उसे लगता था कि वह सही रास्ते पर है। जल्दी ही आग जल गई और ग्रिलिंग शुरू हो गया। युहाओं ने वही पुरानी तकनीक अपनाई। जल्द ही सबके हाथ में स्वादिष्ट ग्रिल्ड फिश थी। नैनशिक्शु खुशी से बोली, वाह कितना मजेदार है। थंगवुतोंग भी खा रही थी, लेकिन उसे लगा कि इस बार का ग्रिल्ड फिश पिछली बार जितना स्पिरिट नहीं रखता। स्वाद बढ़िया था, आग भी ठीक से लगी थी, पर कुछ कमी थी। उसने जंग ननन से धीरे से कहा, दीदी, क्या तुम्हें भी लगता है कि पिछली बार का ग्रिल्ड फिश और आज का थोड़ा अलग है? जंग ननन चौंकी। अलग? मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। तुम्हें पसंद नहीं आया? वुतोंग ने सिर हिलाया। नहीं, पसंद तो है। बस लगता है कि पिछली बार कुछ और था। ननन थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, तुम सही कह रही हो। पिछली बार युहाओ ने ग्रिल्ड फिश तुम्हें डोंगर समझकर बनाई थी। उस वक्त उसने अपनी भावनाएं भी उसमें डाल दी थीं। अब उसने समझ लिया है कि तुम डोंगर नहीं हो, इसलिए वह तुम्हारे लिए भी बाकियों जैसा ही है। क्या? तंगुतोंग चौंक गई और अपने हाथ की मछली को देखने लगी। क्या सच में भावनाएं ग्रिल्ड फिश में उतर सकती हैं? तो क्या उसके दिल में वांग डोंगर के लिए बहुत गहरी फीलिंग्स है? उसके मन में अनजानी ईर्ष्या उठी। सबने पेट भरकर खाया और फिर यात्रा जारी रखी। आधी रात तक वे श्रेक सिटी पहुंच चुके थे। सू सेंशी और बाकी साथी सीधे टांग सेक्ट की ओर चले गए, जबकि ह्यूहाओ और टांग वूटोंग शांति से श्रेक एकेडमी की तरफ बढ़ने लगे। एकेडमी का सम्मान रखते हुए दोनों ने उड़ना बंद कर दिया और पैदल ही रास्ता तय करना शुरू किया। इस बीच युहाओं ने गौर किया कि श्रेक सिटी अब पहले जैसा नहीं रहा। चारों तरफ नई नई इमारतें खड़ी हो रही थीं। तीनों साम्राज्यों और एकेडमी की मेहनत से शहर का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा था। अनुमान था कि 1 साल में इसका ढांचा पूरी तरह बन जाएगा और 3 साल के भीतर पूरा शहर खड़ा हो जाएगा। तब इसका आकार स्टारलो सिटी और हेवनडो सिटी जितना होगा और रेडियन सिटी के बाद महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा शहर बन जाएगा। मुख्य द्वार बंद थे, पर युहाओं ने इमिटेशन का इस्तेमाल कर खुद और वूतोंग को छिपा लिया और दोनों ने चुपचाप दीवार लांघ ली। सी गॉड्स लेक सामने आ गया। रात का नज़ारा बेहद सुंदर था। चांदनी झील पर बिखरी हुई थी। किनारों पर हरी भरी वनस्पति और दूर सी गॉड्स आइलैंड दिखाई दे रहा था। यह जगह किसी स्वर्ग जैसी लग रही थी। युहाओ झील देखकर खो गया। उसे याद आया, यहीं सी गॉड्स लेक पर उसने जाना था कि डोंगर एक लड़की है। वही दिन था सी गॉड्स फेडेड ब्लाइंड डेट का। उसके दिल पर गहरा असर डालने वाला दिन। मैं सच में मूर्ख था। इतने समय तक उसके साथ रहा और ये नहीं समझ पाया कि वह लड़की है। उसने डोंगर के साथ बिताए सारे मीठे पल याद किए। होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उसे लगा जैसे वह फिर से चांदनी में उसके सामने खड़ी हो। डोंगर, क्या तुम सच में मेरे पास ही हो? क्यों नहीं सामने आती? क्या तुम मुझे भूल गई हो या कोई मजबूरी है? अगर कोई परेशानी है तो मुझे क्यों नहीं बताती? हम साथ में सामना कर सकते हैं। ये सोचते हुए युहाओं ने अपने कपड़े से वह हैंडकरचिफ निकाला, जिसे उसने उसने हमेशा संभाल कर रखा था। वूतोंग भी झील की सुंदरता में खोई थी, लेकिन उसने देखा कि युहाओ फिर से गहरी सोच में डूबा है। इस बार अलग अंदाज में। उसकी आंखें कोमल थीं, जैसे झील पर चमकती चांदनी। होंठों पर हल्की मुस्कान थी। फिर उसने देखा युहाओ ने अपनी जेब से वही हैंडकरचिफ निकाला। वूतोंग जम गई। वह तो मेरा हैंडकरचिफ है। युहाओ ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और उस हैंडकरचिफ की खुशबू महसूस की। हवा की नमी, झील की ठंडक और वही जानी पहचानी महक। उसका दिल और दिमाग जैसे मदहोश हो गया। वूतोंग उसे देखती रही, उसके गाल लाल हो गए। क्या उसे पता चल गया है कि उस रात मैं उसके पास सोई सोई थी? युहाओ ने हैंडकरचिफ को देखते हुए हल्की आह भरी। डोंगर, तुम कब वापस आओगी? क्या तुम मुझे सच में भूल चुकी हो या किसी परेशानी में हो? अगर कुछ है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ मिलकर उसका सामना करूंगा। तंगुतोंग का दिल खसक उठा। यह बदमाश, वह सोच रहा है ये डोंगर का हैंडकरचीफ है। युहाओ अपनी यादों में खोया था। उसने वूतोंग के भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया। वूतोंग वहीं खड़ी रही, पर उसने उसे रोका नहीं। यह आदमी अपने प्यार में सचमुच बहुत सच्चा है। वूटोंग को हेपल्याद आया जब उनकी पहली मुलाकात में युहाओ ने अचानक उसे गले लगा लिया था। वह आलिंगन आग की तरह गर्म था और भावनाओं से भरा हुआ। उस समय वह शर्म से पिघल सी गई थी। अब उसे वह याद आते ही चेहरे पर गर्मी महसूस होने लगी। हुआ युहाओ आखिरकार गहरी नींद से जागे और टांग वूतोंग की तरफ हल्की माफी भरी नजरों से देखा। माफ करना, मैं थोड़ा खो गया था। शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? पोयो हल्का मुस्कुराया।
इसलिए कि तुमने मुझे मेरे सपने से जगाया नहीं, घर वापस आने का एहसास बहुत अच्छा है, चलो। ये कहकर वह सी गॉड्स लेक के ऊपर उड़ते हुए एक बड़े पंछी की तरह आगे बढ़ गया। उसने झील की सतह को हल्के से छुआ और उसके पैरों के नीचे बर्फ की एक छोटी सी परत बन गई, जो उसके वजन को थामे रही। वह ऐसे झील पर फिसलते हुए आगे बढ़ रहा था जैसे बादल बहते हों या पानी बह रहा हो। तंगुतोंग उसके पीछे पीछे थी। वह उन बर्फ की परतों पर नहीं उतरी, बस चुपचाप उड़ती रही। जब युहाओ ने उसका शुक्रिया किया, उसकी आवाज में ऊर्जा और जोश था। उसे याद आया, श्रेक एकेडमी छोड़ते समय उसने युहाओ को ऐसे ही हाल में देखा था। तब वह सोचती थी कि वह वांगडोंगर है। अब वही पुराना युहाओ जैसे लौट आया हो। थंग वूतोंग कहना चाहती थी कि वह रूमाल उसी का है, लेकिन युहाओ की आंखों की चमक और उम्मीद देखकर उसने मन से वह ख्याल हटा दिया। थोड़ी सी उम्मीद भी काफी थी। वे दोनों सी गॉड्स आइलैंड पहुंचे। हो युहाओ सी गॉड्स पेविलियन की ओर गया और टांग वूतोंग अपने स्थान पर लौट गई। रिपोर्ट युहाओ को देनी थी, इसलिए उसे साथ जाने की जरूरत नहीं थी। गोल्डन ट्री के सामने पहुंचकर युहाओ ने घुटनों पर झुककर प्रणाम किया और फिर सी गॉड्स पेविलियन की ओर बढ़ा। उसने पूरी श्रद्धा से 3 बार झुककर गोल्डन ट्री को प्रणाम किया। टीचर, शायद आपको यकीन न हो, लेकिन अपने सफर में मैं ये शिशुई से मिला। अब वह सन मून एम्पायर की डेथ गॉड डोलू है और एक इविल सोल मास्टर है। वह अल्टीमेट डोलू भी है और संभवतः खंडन की पहली क्लास 10 सोल इंजीनियर। गोल्डन ट्री से हल्की सुनहरी आभा फैली, रोशनी की लहरें तेज हुईं और फिर धीरे धीरे शांत हो गई। टीचर, क्या आपने मेरी बात सुनी? यो खुशी से बोला। लेकिन गोल्डन ट्री ने और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बस हल्की रोशनी फैली और वातावरण फिर से शांत हो गया। अचानक एल्डर श्वान वहां पहुंचे। उनका चेहरा गंभीर था। एल्डर मुंह, अब तुम्हें जवाब नहीं दे सकते। पिछली बार उन्होंने अपनी शक्ति छोड़ दी थी और उनकी आत्मा को क्षति पहुंची है। अब वह सिर्फ गोल्डन ट्री के भीतर विश्राम कर सकते हैं। युहाओ, क्या तुम्हारी बातें सच हैं? युहाओ ने सिर हिलाया और खड़ा होकर विस्तार से बताया कि ये शिशुई के साथ उसका सामना कैसे हुआ और यात्रा में उसने क्या देखा सुना। एल्डर श्वान का चेहरा और कठोर हो गया। उन्होंने गोल्डन ट्री की तरफ देखा और कहा, मेरे साथ अंदर आओ। दोनों सी गॉड्स पेविलियन में दाखिल हुए। मुख्य हॉल में न रुककर एल्डर श्वान सीधे अपने कमरे में युहाओ को ले गए। बैठो। एल्डर श्वान ने कुर्सी की ओर इशारा किया। युहाओ बैठ गया और बोला, माफ कीजिए, रात को आपके आराम में खलल डाला। एल्डर श्वान ने लंबी सांस ली। आराम का समय कहाँ है? कॉन्टिनेंट की स्थिति अचानक बहुत बिगड़ गई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सनमून एम्पायर ने इतनी बड़ी बातें छुपा रखी होंगी। युहाव ने जल्दी से पूछा, स्टार लुओ एम्पायर के मोर्चे पर मैंने सुना कि हेवनली सोल एम्पायर ने बहुत इलाके खो दिए हैं, यहाँ तक कि हेवन डो सिटी भी। अभी हालात कैसे हैं? एल्डर श्वान ने सिर हिलाया। बहुत बुरे। हेवनली सोल एम्पायर पहले ही अपना 2/3 इलाका सन मून एम्पायर को खो चुका है। अगर उन्हें अपनी सेना को काबू में रखने और जनता को शांत करने में वक्त न लगाना पड़ता, तो अब तक पूरा हेवनली सोल एम्पायर उनके कब्जे में होता। अब उनकी बची हुई सेना स्टार लुओ एम्पायर और डो लिंग एम्पायर से मिल गई है, लेकिन उस छोटे से हिस्से को बचाना भी कठिन है। हेवनली सोल एम्पायर ने पहले ही अकेडमी से मदद मांगी है। डो लिंग एम्पायर ने भी अपनी सेना भेजनी शुरू कर दी है। युहाओ को हैरानी नहीं हुई। उसने पहले से ऐसा अनुमान लगाया था। डोलिंग एम्पायर की सोच सीधी थी, लड़ाई उनकी सीमा से बाहर रहे और हेवनली सोल एम्पायर में ही चले। वरना उनका हाल भी स्टार लुओ एम्पायर जैसा होता। हेवनली सोल एम्पायर की रक्षा करने वाला बॉडी सेक्ट भी सनमून एम्पायर की ताकत को रोक नहीं पाया। श्रेक एकेडमी उनसे मजबूत था, पर श्रेक एक एकेडमी था, कोई सेक्ट नहीं। एल्डर्स तो लड़ सकते थे, लेकिन टीचर्स और स्टूडेंट्स को ज़बरदस्ती लड़ने नहीं भेजा जा सकता था। यही वजह थी कि एल्डर श्वान अब तक मदद भेजने को लेकर उलझे हुए थे। एल्डर श्वान ने गंभीर स्वर में कहा, अगर हेवनली सोल एम्पायर पूरी तरह गिर गया तो सनमून एम्पायर सीधे श्रेक सिटी पर हमला करेगा। उनके पास सबसे आधुनिक तकनीक है और उनका हमला शायद ग्रेट स्टार डो फॉरेस्ट की बीस्ट वेव से भी डरावना होगा। युहाओ ने चिंतित होकर कहा, एल्डर श्वान, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। एल्डर श्वान हल्की मुस्कान के साथ बोले, सच कहूं, मैं लीडर बनने में अच्छा नहीं हूं। एल्डर मूव के समय मेरा जीवन बहुत बेफिक्र था, पर उनके जाने के बाद ये बोझ मेरे कंधों पर आ गया। अब जाकर समझ पाया हूं कि उन्होंने कितनी बड़ी जिम्मेदारी ढोई थी। वह थोड़ी कड़वी मुस्कान के साथ बोले, काश सन मून एम्पायर का हमला कुछ दशकों बाद होता, तब तक तुम बड़े होकर जिम्मेदारी संभाल सकते। युहाओ ने दृढ़ता से कहा, एल्डर श्वान, मैं जल्दी बड़ा बनने की कोशिश करूंगा। अकेडमी के लिए सब कुछ देने को तैयार हूं। एल्डर श्वान ने सिर हिलाया। अभी सब कुछ देने का समय नहीं है। अगर हम सन मून एम्पायर को रोक ना पाए तो याद रखना, तुम्हें जिंदा रहना होगा।
तुम और तुम्हारे जैसे युवा ही एकेडमी की आशा हो। युवाओं के मन में हल्की अशुभ आहट हुई। एल्डर जॉन ने कहा, यह शिशु अब भी जिंदा है, यह अप्रत्याशित है, और उसके साथ लोंग शाओयाओ भी है। उनके रहते जब तक बीस्ट गार्ड हमारे साथ न हो, हम उन्हें हरा नहीं सकते। लेकिन बीस्ट गार्ड तो सोल बीस्ट्स का लीडर है। उसके लिए इंसानों का आपसी संघर्ष और एलीट्स का नाश ही फायदे का है। वह तभी हस्तक्षेप करेगा जब दोनों पक्ष बुरी तरह थक जाएंगे। उस पर अभी भरोसा नहीं किया जा सकता। युहाव ने पूछा, तो क्या हम कुछ रिक्लूसिव सेक्ट्स को इकट्ठा करके सन मून एम्पायर का सामना नहीं कर सकते? एल्डर श्वान ने कहा, हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ सेक्ट्स ने हाँ भी की है, लेकिन सन मून एम्पायर की सोल टूल टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। युद्ध में उनकी ताकत सब कुछ रौंद देती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हेवनली सोल एम्पायर और सन मून एम्पायर के नुकसान का अनुपात 10 से 1 है। बॉडी सेट की मदद से भी हेवनडो सिटी में यह अनुपात 5 से 1 रहा। आगे युद्ध कैसा होगा कहना मुश्किल है। शुक्र है तुमने स्टारलू एम्पायर को मिंगडो माउंटेन रेंज वापस दिलाई और थोड़े समय के लिए सन मून एम्पायर को रोका। समय ही अब सबसे कीमती है। मैंने टैंग सेक्ट को आदेश दिया है कि सारी सोल टूल बिक्री और बाहरी ऑर्डर रोक दें और पूरी ताकत श्रेक की सिटी डिफेंस आर्मी को सुसज्जित करने पर लगाएं। बस यही हमारी आखिरी उम्मीद है। युहाव के मन में डर गहराने लगा। उसे पता था एक टांगसेक की क्षमता सीमित है। पूरी सेना को इक्विप करना बेहद मुश्किल काम था। उसने कहा, एल्डर श्वान, क्यों न मैं कल डीटीएन से मिलूं? ने सिर हिलाया। कोई फायदा नहीं। सोल बीस्ट्स सिर्फ अपने को बचाते हैं, दूसरों को नहीं। डीटीएन सिर्फ तुम्हारी रक्षा कर सकता है। इंसानों का मरना उसे अच्छा ही लगेगा। तुम वक्त मत बर्बाद करो, आराम करो और फिर थैंक्सेक्ट लौट जाओ। सोल टूल हॉल को तुम्हारी ज़रूरत है। डोलो कॉन्टिनेंट के तीनों एम्पायर्स और एकेडमी की सारी रिसोर्सेज थैंक्सेक्ट को दे दी गई हैं। शायद यही युद्ध का निर्णायक मोड़ साबित हो। जी। युहाव ने सिर झुकाकर उत्तर दिया और उठ खड़ा हुआ। एल्डर श्वान ने कहा, जैसे ही युद्ध भूमि से खबर आएगी हम टैंग सेक्ट को सूचित करेंगे। तुम निश्चिंत होकर कल्टिवेट और सोल टूल्स पर काम करो। बाकी बातों की चिंता मत करो। तो चलिए आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं। बाकी का हिस्सा हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।